हाँ जी बेटा, तो आज हम फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी का। वर्क एंड एनर्जी, ठीक है ना। तो फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप काम घर पे बैठे आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एक टेबल पर बैठे हैं, ठीक है, मीन्स चेयर पर बैठे हैं, ठीक है ना। तो आपका नेट वर्क डन जो होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि आप कहीं नहीं गए हैं, ठीक है ना। फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वर्क डन तभी होगा व्हेन यू डिस्प्लेस, ठीक है ना। अगर आप डिस्प्लेस नहीं हो रहे हो, अगर आप एक ही जगह पर बैठे हो, तो आपका नेट वर्क डन कितना होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है ना। अगर आप वर्क डन चाहते हो तो बॉडी को डिस्प्लेस करना ज़रूरी है। ये नोटबुक यहीं रखी है, कहीं नहीं गई है। मैं इस पर ग्रेविटी इस पर फोर्स लगा रही है, पर ये बुक कहीं नहीं गई है, नोटबुक कहीं नहीं गई है, तो नेट वर्क डन कितना होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है ना। जब तक कोई बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती, ठीक है, तब तक हम वर्क डन क्या बोलेंगे, नहीं हुआ है, या वर्क डन कितना है, ज़ीरो। अब डिस्प्लेस का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एक्चुअल पाथ को कंसीडर नहीं करेंगे, हम किसको कंसीडर करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। उसने मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था, ये वाला ऑब्जेक्ट, और यहाँ से वो यहाँ पर आ गया, कैसे, ऐसे चलता 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 यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो हमने ये देखना है कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, इसने क्या एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट पाथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखनी है हमने, तो हमारा वर्क डन कितना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियस सी बात है बेटा, किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। तो जितना भी आपने एफ नेट एफ एक्सटर्नल लगाया है इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन हो जाएगा। अब वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ इसकी टाइप्स के बारे में, कितने टाइप के वर्क डन है। तो हमारे पास 3 टाइप के वर्क डन है। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, या इसको हम मैक्सिमम वर्क डन भी बोलते हैं, मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा आपका, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है कि मान लो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और यही डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे होंगे, तो वर्क डन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। सिंपल सा यहाँ से मीनिंग बन रहा है कि अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है तो आपका वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। जैसे मैम एग्जांपल के तौर पे, भाई ये कार है, ख़राब हो गई है, अभी चल नहीं रही है, किसी वजह से दिक्कत हो गई, ठीक है ना। सो फ्यू पर्सन्स आर पुशिंग द कार बाय अप्लाइंग फोर्स एफ एंड दिस कार विल डिस्प्लेस बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस। तो वर्क डन कैसा है आपका, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ठीक है ना। चलो सेकंड एग्जांपल पर आते हैं। सेकंड क्या है आपका, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन क्या होगा बेटा, जब आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट था, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट मिली, तो आपका वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मिनिमम वर्क डन भी आप बोल सकते हो, जैसे वहाँ मैक्सिमम बोला था, तो इसको आप मिनिमम वर्क डन भी बोल सकते हो, ठीक है ना, मिनिमम वर्क डन। इस केस में जनरली जो हम बात करते हैं वो क्या, भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, अगर वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा ना उसके ऊपर, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर मैं ये कहूँ, ये पूछूँ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से कितना वर्क डन हुआ है, तो वो हमें, या कैसा हुआ है, तो वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क डन कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, ठीक है ना। बेशक ये मान लो आपके पास कोई सरफेस है, उस पर ये ऑब्जेक्ट रखा है और आपने इस डायरेक्शन में ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है ना, और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यहाँ पर इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिला इस डायरेक्शन में,
बॉडी डिस्प्लेस इसी डायरेक्शन में हो रही है। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में वर्क डन कैसा है, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके अलावा। देखो भाई, ये बॉल है आपकी, इस बॉल को आपने ऊपर फेंका यानी डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में की हुई है कि यहाँ से चल के बॉल यहाँ गई है 1 सेकेंड बाद, ठीक है ना। और ग्रेविटी कहाँ लग रही है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। ग्रेविटी फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स नीचे और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एग्जैक्टली अपोजिट है। तो ये जो वर्क डन है आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन किसकी वजह से नेगेटिव है, ग्रेविटी फोर्स की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा है और बॉडी डिस्प्लेस कहाँ हुई है, बॉल डिस्प्लेस कहाँ हुई है, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपका, एक मिनट लो जी, नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप जो है, आपको विजिबल है ना, हाँ जी विजिबल है। तो हमारी थर्ड टाइप है बेटा ज़ीरो वर्क डन। ज़ीरो वर्क डन, तो ये वर्क डन ज़ीरो कब होगा, कि जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसे मैं घड़ी का एग्जांपल लेता हूँ बेटा, ये देखो घड़ी की निडल का मैंने एग्जांपल लिया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये निडल कहाँ जाना चाहती है, ऊपर की तरफ जाना चाहती है। और फोर्स कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ। कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ। ऐसा तो है नहीं कि ये घड़ी की सुई बाहर निकल गई, सेंटर की तरफ अटैच है, ठीक है ना। तो फोर्स लगा सेंटर की तरफ और जाना कहाँ जाती है, ऊपर। तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 90। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। वर्क डन ज़ीरो को होना एक और पॉसिबिलिटी भी है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए तो भी वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो भी वर्क डन ज़ीरो है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ज़ीरो है तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको मैथमेटिकल टर्म में बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक फार्मूला बता रहा हूँ, वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। ये कोस क्या लिख दिया मैंने, ये कोस एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, 10th क्लास में आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा, ठीक है। इसको डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है जी। एफ एस कोस थीटा बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। मैं थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये पेन खराब हो गया, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है ना। तो पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस, बी से बेस। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से अगर कोस थीटा निकालना है, देखो ये है साइन, ये है कोस और ये है टेंजेंट। ये तीन आइडेंटिटी होती हैं। तो इसको कैसे याद करोगे, पहले ये सुन लो। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। तो P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। बेस बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका, कोस थीटा। और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा, ठीक है। ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जब 10th क्लास में हो जाओगे तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। एक होता है कोस 0, एक होता है कोस 90 और एक होता है कोस 180। देखो मैं फील कराऊंगा अभी आपको ये तीनों चीज़ें। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है और कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। देखो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और यही डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री है ना। और 0 डिग्री है तो देखो इस फॉर्मूले में पुट करूँगा मैं एफ एस कोस थीटा, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा F × S, ठीक है। ध्यान से देखना वर्क डन की वैल्यू कितनी आ रही है,
तो वो मीनिंग समझ आ जाएगा जो मैंने आपको बताया था, कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, कब ज़ीरो होता है। ठीक है ना। देखो अब 90 की बात करें, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे फोर्स लगाया और ये ऐसे डिस्प्लेस हुआ, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना। तो यहाँ एंगल 90 हुआ और कोस 90 क्या होता है, ज़ीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है ना। यानी ज़ीरो वर्क डन कैसे याद रख सकते हो, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। मैक्सिमम कब होगा, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना हो, ज़ीरो, यानी सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है ना। और 180 का मीनिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट। देखो एंगल कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है ना। तो ये वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे पुट करो बेटा, एफ एस कोस 180 कितना है, -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एफ एस हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन आ गया। ठीक है ना। तो ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका ज़ीरो वर्क डन। ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको यहाँ पर, इसकी यूनिट ये देखो, ये बैकग्राउंड में आ जाता है। यूनिट्स की अगर बात करें तो वर्क डन की यूनिट है आपकी जूल। क्या यूनिट है, जूल यूनिट है। या एक और यूनिट भी होती है आपकी न्यूटन मीटर। देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F/S × कोस थीटा। ये तो आपने पढ़ ही लिया। आप फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एस डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, और कोस थीटा, कोस थीटा क्या था याद करो, अभी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये था ना। तो कोस की वैल्यू क्या होगी, बेस बाय हाइपोटेनस होगी बेटा। कोस क्या होगा आपका, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस की भी बेटा कोई लेंथ होगी, हाइपोटेनस की भी कोई लेंथ होगी, तो दोनों की यूनिट क्या है, मीटर। ऊपर भी मीटर है, नीचे भी मीटर है, कैंसिल हो जाएगा, तो कोस थीटा की कोई यूनिट नहीं है। तो वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन की यूनिट बनी न्यूटन मीटर, या फिर यूनिट बनी जूल। कैसे डिफाइन करोगे, 1 जूल क्या होगा, जब हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और हमारी बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो, तो हमारा वर्क डन कितना है, 1 जूल है। यानी ये मेरे पास बॉडी है, इस पर मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया और ये 1 मीटर डिस्प्लेस हो गई, 1 मीटर डिस्प्लेस हो गई, तो मेरा वर्क डन कितना है, वर्क डन हो गया मेरा 1 जूल। ठीक है ना। और अगर इसको CGS सिस्टम में लिखा जाए तो 1 जूल जो है वो क्या होता है, 10⁻⁷ आर्ग के बराबर होती है। आर्ग क्या है आपकी, आर्ग आपकी CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है। आर्ग क्या है, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है ना। CGS का मतलब जहाँ पर लेंथ सेंटीमीटर में, मास जो है वो ग्राम में मेज़र हो और टाइम जो है वो सेकंड में मेज़र हो, उसको बोलते हैं CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। तो 1 जूल में कितने अर्ग हो गए, 10⁻⁷ अर्ग हो गए। ठीक है। चलिए फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।